नमस्कार। कल हमने डिस्कशन किया था अलाउद्दीन की रेवेन्यू पॉलिसीज़, ठीक है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसकी मार्केट पॉलिसीज़ एंड उसका एक सन है मुबारक खिलजी, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था खराज क्या होता। खराज क्या है? 50% ऑफ ईल्ड, पैदावार का 50% है। उसने क्या किया, सबसे पहले लैंड को मेजर करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे उसकी 50% का जो प्रोडक्शन का 50% है वो टैक्स होगा, ठीक है, एग्रीकल्चरल टैक्स जिसे कहा गया खराज, ठीक है। तो फार्मर्स जो कि ऐसी कम्युनिटी होती है जो बहुत मेहनत करती है, ठीक है, और किस पे डिपेंडेंट होती है? मॉनसून, ठीक है, बारिश हुई कि नहीं हुई टाइम से, सीजनिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, जब सो किया जाती है, सीड्स वगैरह सो करी जाती हैं टाइम पे, हार्वेस्टिंग करी जाती है, ठीक है। तो वो सब किस पर, एक तो मेहनत इतनी ज़्यादा है और ज़रूरी तो नहीं कि सारे किसान बड़े ही लैंड हो जिनके पास, छोटे किसान भी होते हैं, ठीक है। और साथ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत प्लस किस पर डिपेंडेंसी है? मॉनसून पर, ठीक है। उसमें 50% टैक्स लेना कितनी ही गलत बात है। प्रेजेंट टाइम में कोई भी एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं लगता। क्या कोई लगता है? नहीं। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि किसान क्या है, वो प्राइमरी सोर्स, समझते हैं ना आप, वो डायरेक्ट इनकम है उनकी, उनको उसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। हो सकता है इस साल अच्छी पैदावार हो गई, अगले साल बहुत ख़राब हो जाए, लेकिन अब उसे डिसाइड कर दिया कि इस साल अच्छी पैदावार हुई, इसका 50% तुम्हें अगले साल भी देना है, फिर उसका फिर देना है, ठीक है। तो वो टैक्स क्या था, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव था, ठीक है। आज एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं लिया जाता है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और मैं तो कहूँगी आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई एग्रीकल्चरल टैक्स ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये कॉलोनियल चीज़ें हैं। तो इसके बाद फिर और दो टैक्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। कौन से? मिल्क एंड वक्फ। मिल्क, इसका मीन क्या था, जो प्रॉपर्टी स्टेट के द्वारा प्रॉपर्टी के तौर पर, प्राइस के तौर पर, पेंशन्स के तौर पर जिन लोगों को दी गई थी, वो है मिल्क। वक्फ क्या है? धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि, चैरिटी के लिए भूमि दी है, धर्म के लिए, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए दी है। तो जो लैंड्स दी थी उनको वापस अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले ली है, ठीक है। और क्या किया है, खालसा लैंड इज डेवलप्ड मोर, और खालसा लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। खालसा लैंड क्या थी? जो डायरेक्टली ओन्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय मुगल एम्परर। तो जो साम्राज्य की भूमि थी, मुगल साम्राज्य की भूमि थी, ठीक है। तो मुगल शासक क्या है, उसको डायरेक्टली उसके मालिक हैं और एडमिनिस्टर करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? खालसा लैंड। तो खालसा भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा उसका विकास हुआ, ठीक है। जो मिल्क वक्फ, इन जो भूमि थी इसको क्या कर लिया गया? वापस कर लिया गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है, ये भी है, हाँ, ये दो टैक्स हैं। एक मिनट, ठीक है। तो इसको वापस ले लिया है मुगल एम्परर ने, ठीक है, मिल्क एंड वक्फ। और दो नए टैक्सेस लेवी करेगा। कौन से? घरी कर, चराई कर। तो हाउस टैक्स भी लगेगा और अब किसका? ग्रेजिंग टैक्स भी लगेगा, ठीक है। पशु होते हैं जो मिल्च एनिमल्स होते हैं ना, दुधारू पशु होते हैं, तो जब जहाँ वो ग्रेजिंग करेंगे उसका भी टैक्स भरना पड़ेगा, हाउस का टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्सेशन सिस्टम बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा है एग्रीकल्चर पर 50%, उसके बाद हाउस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, और जितनी भी भूमि चैरिटी के लिए प्रॉपर्टी के तौर पर दी गई थी उन सबको वापस ले लिया गया, ठीक है। ये है आपका मेनली टैक्सेशन सिस्टम। फिर हम बात करेंगे मार्केट पॉलिसी की, ठीक है। प्राइस कंट्रोल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और एक कुछ अच्छी चीज़ लाएगी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। ये क्या होता है? जो पुअर्स होते हैं उनको
अफोर्डेबल प्राइस पर, कम प्राइस पर ग्रेन्स और नॉन ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्यों करवाए जाते हैं? ताकि जो जमाखोरी है, ओवर चार्ज ले रहे हैं या ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजारी है, उन सबको क्या कर सके हम लोग, रोक सके। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पीडीएस में क्या था, पीडीएस में क्या था, जो पुअर्स थे, ठीक है, उनको क्या, पुअर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरण करना, क्या करना, ग्रेन्स, नॉन ग्रेन्स आइटम्स। ग्रेन्स में क्या, जैसे कि आज की बात करें तो आज प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या देती है गरीबों को, गेहूं, चावल, ठीक है, शुगर, दाल, एंड नॉन ग्रेन्स में क्या आ जाएंगे, कैरोसिन ऑयल। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पुअर्स को डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। ठीक है, उसके टाइम पर भी करी जाती थी, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं करी जाती थी। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा डिफाइन किया है, थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना साइड में। ठीक है, पीडीएस हो गया, मार्केट पॉलिसी हो गई, एंड लास्ट चीज़ हम पढ़ेंगे मुबारक खलजी। अलाउद्दीन खलजी का सन होता है मुबारक खलजी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकैपेबल रूलर होता है। ठीक है, जितनी स्किल्स इसके पास है, इसके पास कोई स्किल्स नहीं है, लेकिन फिर भी स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। ठीक है, खलीफा, अब वो स्वयं ही खलीफा है, मुबारक खलजी, और टाइटल्स ले लेता है कौन से, अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल लह। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, बताइए कौन से रूलर ने मिडिवल इंडिया में अपने आप को खलीफा घोषित किया, मुबारक खलजी। ठीक है, क्यों कर दिया, क्योंकि वो तो सारी उसके पास स्किल्स हैं नहीं, बहुत ही ज़्यादा इनकैपेबल रूलर था, लेकिन अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए खलीफा डिक्लेयर कर दिया हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये आपका हो गया है रेवेन्यू एंड मार्केट सिस्टम। ठीक है, तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है, कोई चीज़ रह गई हो, समझ में ना आई हो तो आप पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू। क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, कौन सा क्वेश्चन पूछा था? टैक्स, हाउस टैक्स का पूछ रहे थे। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी, जो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता है उसे एक्सप्लॉयटेटिव माना जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो इनकम प्राप्त होती है वो फिक्स नहीं है, लेकिन टैक्स तो आपने 50% फिक्स कर दिया ना। ठीक है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर पर आज प्रेजेंट टाइम में कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड है वो टैक्स से। और मैंने बताया हाउस टैक्स अभी लगता है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन ग्रेजिंग टैक्स नहीं लगता है। और टैक्स का बेसिस क्या है इंडिया में प्रेजेंट टाइम में, क्या बेसिस है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जिसकी बहुत ज़्यादा इनकम है उसको ज़्यादा टैक्स देना है। ठीक है, जिसकी मीडियम इनकम है उसको कम टैक्स देना है, जिसकी कम इनकम है उसको देना ही नहीं है टैक्स। ठीक है, और एग्रीकल्चर हुआ तो इस पर तो कोई टैक्स ही नहीं है ना आपका, ग्रेजिंग टैक्स नहीं है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि जो एग्रीकल्चर पर टैक्स होता है उससे बहुत ही शोषणकारी टैक्स माना जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल फार्मर्स की कोई इनकम नहीं होती है, कोई इनपुट देने वाला नहीं है। क्या इन्होंने सुल्ताना टैक्स लगाया था तो उनको क्या इनपुट्स दे रहे थे? क्या पूरी टेक्निकल चीज़ें दे रहे थे, या बुवाई के लिए बीज वगैरह दे रहे थे? क्या दे रहे थे? कुछ नहीं, कोई कैपिटल तो दे नहीं रहे थे, सिर्फ टैक्स लगा दिया, और उसकी इनकम फिक्स नहीं है लेकिन उसे टैक्स तो देना ही देना है। तो ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव माना जाता है एग्रीकल्चरल टैक्स। ठीक है, अभी समझ में आया? और मैंने आपको बताया था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था अलाउद्दीन खिलजी का। बर्नी क्या बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना है, और कैसा स्टेट बनाना है? ऑटोक्रेटिक, निरंकुश स्टेट बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि जब अगर ऐसा स्टेट बनाएंगे तो उसके लिए हमें आर्मी चाहिए है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री चाहिए है, और उसको सस्टेन, उसके मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए है? फंड, फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस तो है नहीं इतना, फाइनेंस कहाँ से आएगा? ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो ज़्यादा फाइनेंस से प्राप्त होगा, उससे हम बड़ी से बड़ी मिलिट्री आर्मी को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, ताकि जो मंगोल्स का आक्रमण हो रहा था या जो रिवॉल्ट्स हो रहे थे अंडर टेरिटरीज में, उनको उनका सामना किया जा सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।